स्वागत है आप सभी का। बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये खास शो जहां पर बात होती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की। आप बहुत जगह पैसे लगाते होंगे, बचाते भी होंगे, लेकिन जहां पैसे निवेश कर रहे हैं, क्या वो निवेश के विकल्प, क्या वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको कम कर दे सकते हैं? आपने जहां पैसे लगाए हैं, भले शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या कहीं और, आपकी रणनीति से कितने अलाइंड है? इसी तरह की इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें हम करते हैं। अगले आधे घंटे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर आपको सलाह भी देंगे और इन्वेस्टमेंट्स के गुरु मंत्र भी आपको समझाएंगे। पंकज मटवाल हमारे आज के मेहमान हैं इस शो में, जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। पंकज सर, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में दर्शकों के सवालों के तो जवाब देंगे ही, साथ ही स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरुआत करती हूँ कुमार के सवाल के साथ। और ये कह रहे हैं कि इनके पास मिड एसेट का मिड कैप फंड है, 1000 रुपए की एसआईपी चल रही है। पराग पारे का फ्लैक्सी कैप भी है 3000 की एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप 3000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000। 10% स्टेप अप करेंगे। 1.5 लाख टोटल इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है और 9000 रुपए इनकी टोटल एसआईपी वैल्यू है। 1 CR इन 15 ईयर्स इनका ये गोल है। ठीक है, तो सुमित के फंड्स आपको फिलहाल कैसे लग रहे हैं? आई थिंक ही इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड और कैटेगरी लीडर्स ले रखे हैं पोर्टफोलियो में, क्या कहेंगे? कविता जी नमस्कार। देखिए, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उसमें जो स्कीम्स हैं सभी बेहतरीन हैं, अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। और साथ में एलोकेशन की बात की जाए तो वो भी अच्छा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। मतलब लार्ज कैप डायरेक्टली नहीं, बट लार्ज एंड मिड कैप है। फ्लेक्सी कैप के जरिए एक्सपोजर मिल रहा है लार्ज कैप में। तो स्कीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। 15 साल की बात कर रहे हैं, बस टाइम टाइम पर रिव्यू करते हैं। फिलहाल के लिए ये लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए अच्छी मानी जा सकती है। अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए, अभी जो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है और साथ में 9000 की एसआईपी कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि 10% से भी करेंगे, तो उस हिसाब से 15 साल में 83 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो करने 1.5 करोड़, तो इसमें थोड़ा सा मतलब अगर मतलब स्टेप अप कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो 83 लाख होंगे। स्टेप तो 1.5 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी हो सकता है। तो इन्हें बस स्टेप अप करना है। और साथ में एक चीज और, थोड़ा सा 2000 रुपए से एसआईपी और बढ़ा लें। तो 9000 की कर रहे हैं, 2000 की बढ़ा लें, साथ में ये इसको स्टेप अप भी करें ताकि जो टारगेट है अचीव हो सके। बाकी फंड सभी अच्छे हैं। चलिए, फंड सभी अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट। और निवेश आपको बढ़ाने की कोशिश, जब तक आप स्टेप अप तो खैर करने वाले हैं, इस पर आप अडिग रह सकते हैं। और 1 CR का टारगेट कि 15 साल में आपको अचीव करना है, वो आपको देखना होगा कि क्या पर्याप्त होगा या नहीं। सुमित, तो आपके लिए ये एडवाइस आती हुई। आगे बढ़ते हैं पंकज सर, और आनंद का हम सवाल लेंगे। इनके पोर्टफोलियो कुछ फंड्स हैं जो कि हम स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। स्मॉल कैप टाटा 1800, बंधन का भी स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है, एक्सिस निफ्टी का भी स्मॉल कैप है। तो इनके पास बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं, सभी में ये निवेश भी कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप के लिए इनके पास जेएम का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मल्टी कैप, इडलवाइस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप और निफ्टी 200 मोमेंटम फंड भी है। फंड्स बहुत सारे हैं। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये लंबी अवधि का निवेश का टारगेट बनाकर रख रहे हैं। और साथ ही जो है 11 स्कीम्स में निवेश किया हुआ है, बहुत ही स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों की स्ट्रैटेजीज इन्होंने जो है अपना रखी है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है कि थोड़ा सा बदलाव किया जा सके पोर्टफोलियो में। मैं काम करता हूँ कि 11 फंड्स हैं, मैं सिलेक्टेड फंड्स बताता हूँ और साथ में बताऊंगा कि इतना अमाउंट इन्हें रखना चाहिए उन फंड्स में। ये बदलाव करेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी प्लानिंग हो जाएगी। तो बंधन स्मॉल कैप फंड में कंटिन्यू करें और उसमें कर दें 5000 रुपये, कम कर रहे हैं, बढ़ा लें उसको। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप फंड इंडेक्स फंड है, उसमें 2500 की एसआईपी करें। एडलवाइज मिड कैप फंड में 7500 रुपए, आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में 7000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5000 रुपीज। तो मैंने जो टोटल अमाउंट इनका अभी 37,500 जो कि 11 स्कीम में है, उसे डिवाइड कर दिया है इन स्कीम में जो मैंने अभी बताई हैं। तो ये अगर बदलाव कर लेंगे तो बेहतर है। बाकी की जो स्कीम बची उनमें आप एसआईपी कैंसिल कर दें। राइट, चलिए यहाँ पर एसआईपी कैंसिल करने की आप सलाह दी है, लेकिन एक थोड़ा हम स्मॉल कैप एक्टिव और पैसिव अप्रोच में फर्क
करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स स्मॉल कैप का बहुत बड़ा होता है, वैसे में एक्टिव यानी आप अल्फा कमाने की गुंजाइश छोड़ देते हैं और संभावना यहाँ फंड मैनेजर्स के थ्रू आपको मिलती है, लेकिन पैसिव में शायद ऐसा नहीं हो सकता। कैसे निर्धारित करें स्मॉल कैप में स्ट्रैटेजीज को, एक्टिव हो पैसिव हो? बिल्कुल, देखिए एक्टिव और पैसिव दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी खूबियां हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास बंधन स्मॉल कैप फंड जो है वो एक्टिव फंड है, और एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। ध्यान रखिए ये एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 नहीं है, बल्कि 50 है, यानी कि जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं सिर्फ 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। जबकि हम देखते हैं कि निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स भी होता है, जो कि ब्रॉड इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कंटिन्यू करने की बात की कि देखिए कई बार क्या होता है कि वैसे तो एक्टिव फंड्स में उम्मीद यही की जाती है कि आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, पर कई बार फंड मैनेजर की क्वालिटी होती है वो सही नहीं जा पाती, और हम देखते हैं कि आप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। तो ऐसे में यदि दोनों चीजें रहे, तो यदि सच में बंधन स्मॉल कैप फंड जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडेक्स को बीट करना है वो कर पाया, तो अभी तक कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात होगी। पर किसी वक्त पर अगर ऐसा रहा कि एक्टिव सही से नहीं चल पा रहा है, तो कम से कम इंडेक्स के मिनिमम रिटर्न्स हैं तो मिल पाए। तो इसके लिए दोनों तरह के रखना मेरे हिसाब से ये सही हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने बीच में कहा कि एसआईपी कैंसिल कर देनी चाहिए, तो अब पैसे जो इकट्ठा हो रहे हैं फिर उसका क्या करना चाहिए फिर? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको निकालना भी सही हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप एसआईपी करते हैं तो एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि आप लंबे टाइम से भी एसआईपी कर रहे हो, लेकिन पिछले एक साल में मान लिया आपने एसआईपी की है और उस टाइम पर उस फंड का ऐसा रूल है कि 1 ईयर में जो यूनिट्स अलॉट हुई हैं उस पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो इस बात के हिसाब से ये देखा जा सकता है कि जो फंड्स हैं फिलहाल आप रहने दीजिए, कभी ऐसा वक्त आया है कि पैसे की जरूरत है आपको और तब निकालने की, तो उसको निकाल लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको लग रहा है कि उतना टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चीज एक ही के लिए फिट नहीं बैठेगी, इसमें जानकारी और भी लगेगी। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि उससे कुछ टैक्स का बोझ नहीं आ रहा है और निकलते हैं, तो एग्जिट लोड निकलने के बाद में फिर आप निकल जाइए, क्योंकि स्कीम इतनी खराब नहीं है कि मैं कहूं कि भाई नहीं आपको अभी निकलना है। तो कुछ समय रुकने के बाद फिर आप निकलने पर भी विचार कर सकते हैं, पर फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कम हो, ऐसा एसआईपी में बहुत कम है लेकिन वैसे बहुत ज्यादा है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लमसम में इकट्ठा हुआ है समय के साथ उसमें से भी आपको निकलने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा अलाइन करें अपने आप को अपने फ्यूचर गोल्स के साथ। यहाँ पे आपने फंड्स के नाम तो दिए हैं, 11 स्कीम्स है, देखिए पोर्टफोलियो में हल्की की ज़रूरत है। कल परसों आप निवेश भी बढ़ाना चाहेंगे तो क्लैरिटी की ज़रूरत है कि किस गोल के लिए कर रहे हैं, कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है। सिर्फ अच्छे फंड्स का नाम लेके फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी नहीं होती है, फंड्स पर्पस देना होता है। पर्पस तब पाएंगे जब आपके पास वो पर्पस होगा। तो अलाइन कीजिए थोड़ा बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को। फंड्स के नाम आपके पास, लेकिन किस गोल के लिए आप लगा रहे हैं पैसा और कब तक ये गोल पूरा हो, थोड़ी सी वो कैलकुलेशन करना बेहद ज़रूरी है। पंकज सर, आगे बढ़ते हैं और बीरल का सवाल हम लेंगे। 47 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने भी 6 फंड्स में पैसे लगा रखे हैं। टारगेट इनका भी 2 स्टार है 15 साल में। एसबीआई स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप है, एडलवाइस का मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और कोटक का मल्टी कैप भी इनके पास है। अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है इन्होंने और 47 साल की इनकी उम्र है। 2 करोड़ 15 साल में ये इकट्ठा भी करना चाहते हैं। बताइए आप क्या बदलाव स्कीम्स में? बिल्कुल, देखिए कविता जी, आप जैसा देख रही हैं यहाँ पर कि स्कीम सभी अच्छी हैं लेकिन पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। अब पहले सवाल में हमने कि 4 स्मॉल कैप फंड लिए हुए थे, ऐसे इन्होंने देखेंगे तो स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो एक्सपोजर काफी ज्यादा हो रहा है इस तरफ। मेरे हिसाब से थोड़ा बदलाव करना चाहिए। सजेशन है कि एसबीआई स्मॉल कैप से आप 2000 कम कर दें। आप 5000 के एसआईपी कर रहे हैं, 3000 रखें, 2000 कम कर लें और उस 2000 को आप डिवाइड कर दें। तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है आपके पास, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, उसमें बढ़ा दें 1000 रुपया, और साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड है, उसमें भी 1000 रुपीज बढ़ा दें। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो का अग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। स्कीम्स तो अच्छी है ही। अब अगर टारगेट की बात की जाए, देखिए अभी जो ये कह रहे हैं कि जो पैसे इकट्ठा कर लिया है अभी 7,04,000 रुपया,
27,000 की एसआईपी चल रही है, तो 15 साल में करीब 1,69,00,000 यानी कि 1,69,00,000 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और अगेन मेरा सजेशन ये होगा, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, 10% से स्टार्ट करें, ताकि उसी वक्त पर आप 1,69,00,000 नहीं बल्कि 2,66,00,000 की उम्मीद रख सकें। तो स्टेप अप करिए, थोड़ा सा बदलाव मैंने सजेस्ट किया है, पर शायद आपको अमल करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप्स का कॉम्बिनेशन दर्शक अपने पोर्टफोलियो में बनाकर बैठे होते हैं, जैसे कि बीदर इसमें हम देख सकते हैं मल्टी कैप कोटक का है, फ्लेक्सी कैप इन्होंने एचडीएफसी का लेके रखा हुआ है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कविता जी। कई बार ऐसा लगता है कि दोनों में ही मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ आ सकता है, तो दो कैटेगरी क्यों? पर मेरे हिसाब से दोनों एक साथ रहें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपने देखा होगा जब मतलब 2023 की हम बात करें, 22 की बात करें, उस वक्त पर स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली हुई। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप में ही ज्यादा एलोकेशन लेकर बैठे हुए थे और उन्हें फायदा नहीं मिला। तो होता यह है कि फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से जो भी प्रोज होते हैं या जो भी उस वक्त दिखाई दे रहा है उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, पर कई बार वो डिसीजन गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपने मान लीजिए फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है जहां फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर कोशिश करेंगे कि मार्केट के हिसाब से बदलाव करें, बट जैसा मैंने कहा कि कई बार जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, तो एक मल्टी कैप भी आपके पास, मल्टी कैप में गारंटी है कि लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है हर टाइम पर। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो कॉल गलत भी जाती है तो एटलीस्ट एक फंड तो है जहां पर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा था। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों तरह की कैटेगरी हो, पर ये सब बातें तब होती हैं नजरिया लंबा हो। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो खैर कहना मुश्किल होता है, बट इस तरह के फंड में यदि 5 साल की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप आपने ले लिया, तो फिर हिसाब से इसके जरिए आपको अच्छा हर तरह का एलोकेशन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हर किसी को बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में चाहिए होते हैं, और अगर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में आप कंफ्यूज है तो आपके लिए ये डायरेक्शनल व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा फंड रखकर आपका मुनाफा नहीं बढ़ता है, सही तरीके से डाइवर्सिफाई रहने से मुनाफा भी बढ़ता है और रिस्क भी कम होता है। यही मेन उद्देश्य है आपके निवेश का, न सिर्फ निवेश पोर्टफोलियो का बल्कि निवेश का भी। पंकज सर आगे हैं, और अब अगला सवाल अजय कुमार का मैं लूंगी। इनकी उम्र 42 ईयर की है। इन्होंने इसी साल अगस्त में अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इनका भी टारगेट 15 साल का है, लेकिन इनको 2 नहीं 3 करोड़ रुपए चाहिए। इनके पास निर्भर के स्मॉल कैप हैं सर, बंधन का, निपुण का, एचडीएफसी का, मिड कैप है इनके पास, ईडलवाइज का, एचडीएफसी का, और फ्लेक्सी कैप है इनके पास पराग पारेख का। 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं। फंड्स तो इनके बहुत अच्छे हैं, बट अगेन अ स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कविता जी, 2 स्मॉल कैप हैं, 2 मिड कैप हैं और 2 फ्लेक्सी कैप हैं। यहाँ पर तो इन्होंने हर कैटेगरी में दो दो स्कीम चुनी है। तो 10,000 रुपया जा रहा है स्मॉल कैप में, दोनों मिलाकर 10,000 ही मिड कैप में है और 10,000 ही इनका फ्लेक्सी कैप में है। तो इस हिसाब से 30,000 को ने डिवाइड किया है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लार्ज कैप में ज्यादा होना चाहिए था, मिड कैप में थोड़ा कम और स्मॉल कैप में उससे कम। लेकिन इस हिसाब से थोड़ा अग्रेसिव जरूर माना जा सकता है। तो यदि 15 साल की बात कर रहे हैं और डिसिप्लिन है तो बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि इसमें उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा है स्मॉल कैप ज्यादा होने की वजह से, तो फिर थोड़ा सा स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करके फ्लेक्सी कैप में बढ़ाया जा सकता है, ये सजेशन रहेगा। तो अदरवाइज स्कीम्स तो बिल्कुल कविता जी जो आपने कहा, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि इस वक्त के हिसाब से बेहतर स्कीम चुनी है इन्होंने। और टारगेट में तो खैर काफी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। 30,000 की एसआईपी से 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 15 साल में करीब 1,43,00,000 रुपया इकट्ठा हो सकता है और टारगेट है 3 करोड़ का। तो उसके लिए पहली बात तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा, 30,000 से बढ़ाकर करना होगा 36,000, और उसके साथ साथ हर साल 10% से भी आपको करना होगा। तब आप 12% के सीएजीआर पर 3 करोड़ की उम्मीद कर सकते हैं 15 साल में। चलिए, तो यहाँ पर ये बदलाव के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जितने भी सवाल अब तक आए हैं पंकज सर, अलाइनमेंट में थोड़ी सी कमी है। 15 साल 20 साल में चाहिए इनको करोड़ रुपए, 2 लाख 3 करोड़ 2 करोड़। गोल रखना, इस तरह के गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कैसे अपनी एसआईपीज को सही मायने में स्टेप अप करें, वो स्टेप का अमाउंट 5% हो 10% हो,
देखिए काफ़ी हद तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, बट आईटी कितना बढ़ाना चाहिए करोड़ों के अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स देखिए सर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कभी बाजार ऊपर रहता है, कभी बाजार नीचे रहता है। तो ऐसे में जो आप नॉर्मल स्टेप अप प्लान कर रहे हैं उसके बावजूद भी जब लमसम कभी पैसा हाथ में आ रहा है, कुछ बचत एक्स्ट्रा हो रही है, तब डाल देना चाहिए, उससे भी तो फायदा होता है। देखिए कविता जी बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो ये कि हम कैलकुलेट करते हैं 12%, पर गारंटेड कुछ भी नहीं है। हिस्टोरी देखा है उसके आधार पर हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। अब वो डिपेंड करेगा किस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और किस तरह का रिटर्न आ सकता है। पर दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप 15-20 साल की बात करते हैं, एक बात तो तय है कि आपकी इनकम साल दर साल बढ़ने की उम्मीद तो रहती ही है। तो आप, जैसा आपने भी कहा अभी, कितना, तो 7 से 10% मेरे हिसाब से फिक्स स्टेप अप किया जा सकता है। क्योंकि कहने को तो मैंने देखा कई बार लोग कहते हैं आप 20% से स्टेप अप कीजिए, पर हर साल किसकी सैलरी 20% बढ़ती है? स्पेशली हम सर्विस की बात करें या फिर हम बिजनेस की भी बात करें तो गारंटी नहीं है। तो 7 से 10% कर लें। दूसरी बात जो आपने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जब आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो या सैलरी में अच्छा हाइक मिले, कभी प्रमोशन होता है, कभी लोग स्विच करते हैं कंपनी से दूसरी कंपनी में, सैलरी अच्छी बढ़ जाती है या बिजनेस में कई बार अच्छी ग्रोथ होती है, उस वक्त पर आप अपना जो स्टेप अप है उसे भी बढ़ा सकते हैं, उस साल ज्यादा कर सकते हैं। और लमसम में बोनस आया, कोई पैसा आया या कोई आप मैच्योरिटी होती है किसी स्कीम की, उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना होगा कि 7 से 10% का फिक्स रहे हर साल, बाकी जब जब पैसा आता रहे तब तब बढ़ाते रहिए, तभी टारगेट पूरा कर पाएंगे। और दो चीजें, एक तो जो टारगेट है वो सही बात है, महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए आप टारगेट चुनना चाहिए। और दूसरी बात, रियलिस्टिक होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट तो आप 2000 का और उम्मीद कर रहे हो 2 करोड़ की, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो अजय कुमार जी और बाकी तमाम दर्शकों के दरअसल इस तरह की सलाह जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलता है अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग, निवेश की प्लानिंग को आगे रियलिस्टिकली कैसे प्लान करें। पंकज सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ राकेश ने पूछा है, मुंबई के रहने वाले हैं, करंट म्यूचुअल फंड्स इनके पास है आईसीआईसीआई का लार्ज कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, इंडिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, सभी में निवेश कर रहे हैं। टारगेट इनका भी 2CR है 22 साल के लिए। पोर्टफोलियो वैल्यू 3.5 लाख की अपनी बता रहे हैं। राकेश जी के पोर्टफोलियो में कोई अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन जो आपको लगता है निकाला जा सकता है? देखिए कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इस टाइम के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि हम लार्ज कैप की बात, एक्टिव लार्ज कैप भी है और पैसिव में इन्होंने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लिया हुआ है, तो लगता है वहां पर भी मैं बदलाव की सलाह दूंगा। तो पहली बात, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है उससे आप स्विच करें आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल फंड में। आईसीआईसीआई फंड है लेकिन आप सेक्टोरल से एक थीमेटिक में जा रहे हैं, एक थीम भी ऐसी है कि जो कि लॉन्ग टर्म थीम है, बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। स्पेशली इस के हिसाब से मैं आपको सलाह दे रहा हूं। और लॉन्ग टर्म में भी उम्मीद की जा सकती है कि ये टेक्नोलॉजी से बेटर माना जा सकता है। दूसरी बात, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लार्ज कैप एक्टिव फंड है, तो इससे निकल जाएं, इसकी जगह पर एक मिड कैप फंड ऐड। तो सभी फंड्स मैं आईसीआईसीआई के नहीं कहूंगा, तो इसके लिए आप इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड को चुन सकते हैं। तो बदलाव आपको करना चाहिए। बाकी सभी स्कीम्स में आप एसआईपी जारी रख सकते हैं। जहां तक सवाल है टारगेट का, मैंने अभी भी कहा था इस सवाल से पहले कि लॉन्ग टर्म जब टारगेट लेते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप बात करें 2 की आज से 22 साल के बाद, तो रह जाएगी 55 लाख के आसपास, यदि 6% की महंगाई दर हम मानकर चलें। तो इसके लिए टारगेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी जो आप एसआईपी कर रहे हैं 16,000 रुपए की और 3.5 लाख रुपया आपने इकट्ठा कर लिया है, तो 22 साल में 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ पर 2 करोड़ 31 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है। पर मैंने कहा कि महंगाई की वजह से वैल्यू कम होगी, तो सलाह है 10% से स्टेप अप रखिए। तो 22 साल में करीब 4.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कम से कम इतना कर ही लीजिए कि 7 से 10% का स्टेप अप लगाइए। और जैसा भी कविता आपने कहा, आपकी बात से सहमत हूं कि हमेशा पैसा आता रहे, कुछ कुछ पैसा खर्च कीजिए और कुछ बचाते रहिए, उसी ही स्कीम में आप टॉप अप करते रहना। एब्सोल्युटली। राकेश जी इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हैं,
मैं मानती हूँ इस फंड की स्टॉक मिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी विकल्प था, हालांकि अभी वो बंद हो रखा है, बट हैविंग सेड दैट बाजार में इससे भी अच्छे बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं सर। क्या वजह है इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे? देखिए, दो वजह रही। एक तो ये था कि मतलब सही समय पर सही पिक करना। तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिस वक्त पर बाकी फ्लेक्सी कैप इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उस वक्त पर इसने बेहतर किया। हालांकि अभी तो फिलहाल जैसे आपने भी कहा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी अपने आप में अच्छा है, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप अच्छा है, निपॉन फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, बहुत सारे अच्छे फंड है इस वक्त पर। लेकिन एक तो ये था, दूसरी बात, ये एक ऐसा इकलौता फंड था जिसमें शुरू से इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा। तो जैसा आपने भी कहा कि अब इस वक्त पर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नए फंड जो हैं या कोई इंटरनेशनल फंड जो है उसमें नया सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। बट इसमें तो ऑलरेडी है। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हालांकि अब वो कम हो गया है जो एक्सपोजर है, लेकिन जो भी है कम से कम इस फंड के जरिए आपको मिल सकता है। तो इसके लिए जो फंड की स्ट्रेटेजी रही, उस हिसाब से मुझे लगता है ये पॉपुलर हुआ। और आज भी निवेशकों की पसंदीदा इसके लिए है कि इसके जरिए आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। साथ में एक बात बताऊं कविता जी आपको, देखिए इस फंड का काफी बड़ा एलोकेशन डेट में है। वैसे हम कहेंगे कि एक इक्विटी फंड को कितना ज्यादा एलोकेशन डेट में रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सही चल गया जिस पर उन्होंने ये एलोकेशन किया, उस वक्त पर इक्विटी में गिरावट आई और ये बच गया। तो इसके लिए भी जो भी उन्होंने किया वो शायद निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, इसके लिए पॉपुलर हो गया। और अब लेकिन एक बात जरूर है, इसका साइज बहुत बढ़ गया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक सिंगल फंड का AUM। तो मेरे हिसाब से निवेशकों को थोड़ा सा इसके साथ साथ दूसरे जो जिनका फंड साइज थोड़ा स्वीट स्पॉट पे है, 20, 25, 30 करोड़ के आसपास, मेरे हिसाब से उनमें भी निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब 20,000 30,000 करोड़ के आसपास उनमें निवेश करने के बारे में भी सोचना चाहिए। एक ही फंड बहुत ज्यादा बेट लेना मेरे हिसाब से कई बार इसकी भी हो जाता है। बिल्कुल, आपने कहा कि फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर चर्चा में रहता है, लेकिन निवेशक बेसिस इसके एक्शंस नहीं ले पाते। फंड का साइज बड़ा होने पर क्या वो फंड को पोर्टफोलियो से निकालना एक वजह बन जाती है सर? नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि, और नहीं कहूंगा कि निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि साथ में अगर दूसरा फंड भी हो जहां पर अभी और ज्यादा स्कोप दिखाई देता है। देखिए ये लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ तक पहुंच गया, अब दूसरे फंड की बारी आएगी जो अच्छा करेंगे, तो इसको भी रखें, आप निकलिए मत, अच्छा फंड है। लेकिन साथ साथ में एक कोई ऐसा इसमें जो AUM है वो 10,000 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा 20,000 करोड़ के आसपास, मतलब उतना साइज जिसमें स्कोप है और बड़ा होने का, और फंड का पोर्टफोलियो अच्छा हो, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा फंड मैनेजमेंट हो, अच्छी AMC हो, इस तरह से एक फंड को कर सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कई बार देखा है कि एक बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप और साथ में आपके पास में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ऑलराइट पंकज सर, बहुत धन्यवाद। आज शो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सवालों के जवाब दिए आपने, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। इकलौता शो है जहां पर आपको इतनी डिटेल में इत्मीनान से आपके सवालों के जवाब मिलते हैं और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर सलाह भी मिलती है। अगले दिन आपके सवाल और कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इजाज़त दें, नमस्कार।